अमेरिका जो दुनिया में अपने आप को डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सेवियर और सबसे बड़ा हीरो मानता है, दरअसल उसी ने अपने एजेंडे और प्रॉफिट मेकिंग वॉर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ को बर्बाद किया है। चाहे फिर वो पाकिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, कुवैत हो या फिर मिडिल ईस्ट के कोई भी कंट्री हो, इवन दैट कि यूरोप के भी कई सारे कंट्रीज़ को अमेरिका ने अपनी मेकिंग वॉर इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी सारी डेमोक्रेसीज़ को बर्बाद किया है। आज हम वही समझने वाले हैं कि अमेरिका कैसे किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय करता है और वहां पर एक पैरेलल सरकार बनाने की कोशिश करता है जो कि उसके मुताबिक काम करे। अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि कोई कंट्री उससे आगे निकले, और जब भी ऐसा कुछ होता है तो अमेरिका और CIA दोनों मिलकर उस कंट्री में कुछ ना कुछ करने की जरूर कोशिश करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में काफ़ी सारी कंट्रीज़ को बहुत सारा नुकसान हुआ था। वहाँ पर इन्फ्लेशन आसमान छू रहा था, खाने के लिए कोई भी खाना नहीं था, और वार के चलते वहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रीज थी वो सब बंद हो चुकी थी और ख़रीदने के लिए किसी के पास कुछ भी पैसा नहीं था। तभी सब कंट्रीज को लगने लगा कि ग्लोबल पीस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ये होगा कि वहाँ की जो बंद फैक्ट्री थी वो फिर से वापस खुल जाएगी और लोग काम पर आने लगेंगे। फिर वो कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड भी करने लगेगी, जिससे वहाँ की इकोनॉमी भी ग्रो होगी और वहाँ के लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। और फिर वो दिन भी आता है 24 अक्टूबर 1945, जब 51 देशों ने मिलकर एक चार्टर पर साइन किया और एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका नाम आगे चलकर पड़ा यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का ये काम था कि जितने भी इशू हों वो आपस में ही सॉल्व हो जाएं और जितने भी छोटी कंट्रीज हों उनको मौका मिले कि वो अपने रिप्रेजेंटेशन कर सकें और उनकी जितनी भी प्रॉब्लम हो वो ग्लोबल लेवल तक पहुंच सकें। लेकिन यूनाइटेड नेशन में एक कमी थी कि जो इसकी पावर थी वो पावरफुल और बड़ी बड़ी कंट्रीज के पास थी, छोटी कंट्रीज के पास कोई भी पावर नहीं थी। और आगे चलकर एक एक रूल तोड़ा जाता है। ये जो पावरफुल कंट्रीज होती हैं ये अपने हिसाब से एक एक रूल बनाती हैं और एक एक रूल को तोड़ती हैं। अभी यूनाइटेड नेशन को बने 10 साल भी नहीं हुए थे कि उनका सबसे बड़ा प्लेयर अमेरिका एक देश को अपने सारे पर जाने की सारी प्लानिंग कर चुका था। प्लान बड़ा ही सिंपल था। इस प्लान में ना तो कोई मिलिट्री यूज होने वाली थी, ना तो भारी भरकम एयरक्राफ्ट, बल्कि इस प्लान में यूज होने वाला था एक सीक्रेट डिप्लोमेटिक टॉक, जिससे ये लगे कि अमेरिका का कोई भी इन्वॉल्वमेंट इस केस में नहीं है। इस मिशन की शुरुआत होती है 19 जुलाई 1953 को, जब किम रूजवेल्ट अमेरिकी चार्टर प्लेन से तेहरान पहुंचते हैं। और यहाँ पर उनके आने से पहले सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ भी पता नहीं चला कि अगले कुछ महीने में उनके साथ क्या होने वाला है। जेम्स लॉकवुड जो इस मिशन का मास्टरमाइंड था, उसको ये बात पता थी कि यहाँ पर पैसा बहुत काम आने वाला है, तो उसने अपने साथ डॉलर से भरे हुए कई सारे ब्रीफ केस को भी अपने साथ चार्टर प्लेन से लाया था, जिसका यूज़ वो आगे चलकर यहाँ की सरकार को गिराने के लिए करने वाला था। आखिर ये सब हो क्यों रहा था और इसमें अमेरिका का क्या फ़ायदा था, तो इसको जानने के लिए आपको समझनी होगी द स्टोरी ऑफ द ऑयल। साल 1901 में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें विलियम DRK को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि वो ईरान में जाकर ईरान में ऑयल एक्सप्लोर करेंगे, और DRK ने अपना सारा रिसोर्स लगाया और अपने सारे पैसे सिर्फ ऑयल ढूंढने में लगाया, और 7 साल तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला वहां। लेकिन साल 1908 में वहां पर ऑयल मिल जाता है, और फिर यही चलकर आगे जितनी भी मिडिल ईस्ट कंट्री हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। जैसे ही ईरान में तेल मिलता है तो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों मिलकर बाकी के मिडिल ईस्ट कंट्री में भी अपना ये प्रोजेक्ट चालू कर देते हैं, और ये आगे चलकर इनकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। 1930 से अमेरिका और ब्रिटेन दोनों हर साल $4.5 बिलियन का प्रॉफिट कर रहे थे, और उसमें से ईरान को सिर्फ मिलता था एक छोटा सा हिस्सा। ईरान के पास इतना ज़्यादा तेल था, लेकिन उनकी इकॉनमी सबसे खराब थी। वहाँ के लोग जो ऑयल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे उनको 12 से लेकर 14 घंटे तक काम करना पड़ता था, लेकिन फिर भी उनकी जो वेज थी वो बहुत ही कम थी। फिर वहाँ एंट्री होती है वहाँ के सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर की, जिनका नाम था मोहम्मद मुसद्दिक। मोहम्मद मुसद्दिक का ये आइडिया था कि ईरान का जो ऑयल है वो सिर्फ ईरान के पीपल को ही बेनिफिट करेगा, इस पर सिर्फ ईरान के लोगों का ही हक है, इस पर किसी भी बाहरी कंट्री का कोई भी हक नहीं है। और फिर उसी साल PM मुसद्दिक ने हर एक कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया और उसका कंट्रोल खुद अपने पास रखा। और ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और ये बात काफ़ी थी वहाँ की सरकार गिराने के लिए। और फिर स्टार्ट होता है CIA का द ऑपरेशन एजेक्स। रूजवेल्ट जिसे इस मिशन का हेड बनाकर भेजा गया था, उसने अपनी सारी प्लानिंग कर रखी थी। उसने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, न्यूज़ एजेंसीज और यहाँ तक कि मिलिट्री में कुछ जनरल को भी खरीद रखा था, और वहाँ पर न्यूज़ चैनलों ने
फेक हेडलाइन चालू कर दी कि ईरान अब कम्युनिस्ट बनने वाला है। और फिर होता ये है कि ईरान में प्रोटेस्ट हर जगह चालू हो जाते हैं, लेकिन पीएम मुसद्दिक की फोर्स ने इस प्रोटेस्ट को कुछ घंटों में ही कुचल डाला। उसके 6 दिन बाद यानी कि 19 अगस्त को एक प्रोटेस्ट फिर होता है और उनके मिलिट्री जनरल जाहिदी ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया और फिर उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। फिर वहां से डेमोक्रेटिक सरकार को ख़त्म करके मोनार्की ला दी जाती है और शाहजहां पहलवी को वहां का नया प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, जो कि अमेरिका के ही इशारे पर सारे काम करते थे। ऐसा सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि मैक्सिको, क्यूबा और कुछ साल पहले सीरिया में भी देखने को मिला था कि बशर अल असद की सरकार को हटाकर अल सरारा को वहां का नया प्रधानमंत्री बना दिया गया था।